एक समय आता है जब आप अपने दर्द के इतने आदी हो जाते हैं कि आपको लगने लगता है जैसे वह चला गया है। लेकिन असलियत यह है कि दर्द कभी कहीं नहीं जाता। वह आपकी आत्मा की सबसे गहरी परतों में, आपके अवचेतन के किसी अंधेरे कोने में एक कुंडली मारे सांप की तरह छिप जाता है। और याद रखिए, एक पल ऐसा जरूर आता है जब वह सांप फन फैलाकर बाहर निकलता है। वह आपके घायल दिल को अपने जहरीले दांतों से चीर देता है, आपकी त्वचा में पुरानी यादों के तीखे नाखून गड़ा देता है और आपकी सोच को धुंधला कर देता है। तब आप क्या करेंगे? आप रातों को उठकर रोएंगे, अपने चेहरे को तकिए में गहराई तक छिपा लेंगे और किसी भारी डरावनी नींद में सब कुछ भूलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगली सुबह आप फिर से ऐसे तैयार होंगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। आप काम पर जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और मुस्कुराएंगे भी, क्योंकि अब यह दर्द हमेशा के लिए आपका साया बन चुका है। ये एक ऐसी खामोश चीख है जिसे आपके सिवा कोई और नहीं सुन सकता। मुंबई के एक व्यस्त सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर ये भरा हुआ था। वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी ड्यूटी को ही अपना भगवान मानता था। मरीजों की जान बचाते बचाते उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। उसकी माँ कल्याणी देवी अक्सर चिंतित रहती थीं कि उनका बेटा 30 का होने वाला है, लेकिन अभी तक उसका अपना कोई परिवार नहीं है। राहुल हमेशा हंसकर बात टाल देता था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में प्रिया आई। प्रिया एक ऐसी लड़की थी जो बाहर से किसी खूबसूरत परी जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर से उसकी महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ किसी को नजर नहीं आते थे। हालात ऐसे बने कि दोनों की शादी हो गई और उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी ने कदम रखा, जिसका नाम उन्होंने आरोही रखा। लेकिन खुशियों का ये महल रेत का बना था। 7 साल पहले मुंबई के पास पावना झील के किनारे एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने राहुल से उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी पत्नी डूब गई, उसकी 5 साल की बच्ची रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और राहुल को अपनी ही बेटी की हत्या के झूठे इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। यह कहानी उसी खोए हुए इंसान के दोबारा उठ खड़े होने की है। तैरती हुई लहरों को देख रहा था और हर लहर के साथ उसके दिल में एक पुराना जख्म ताजा हो रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे कोई ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखों के सामने आज भी वही मंजर था जब वह इस जगह पर अपनी छोटी सी दुनिया के साथ आया था। उसे कई लोगों ने समझाया था कि इस मनहूस जगह पर वापस मत जाना, पुरानी राख को कुरेदने से सिर्फ हाथ चलते हैं। लेकिन राहुल खुद को रोक नहीं पाया। यहीं तो उसने अपनी 5 साल की आरोही को आखिरी बार देखा था। वह मासूम सी बच्ची जो अपनी तोतली आवाज में उसे पापा कहकर बुलाती थी। राहुल ने झील के किनारे एक छोटा सा रुई का खिलौना रख दिया। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई थीं। उसे लगा जैसे हवाओं में आज भी उसकी बेटी की हंसी गूंज रही है, वह हंसी जो अब सिर्फ उसके बुरे सपनों में आती थी। दर्द ने एक बार फिर उसके सीने को जकड़ लिया था। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। यह जगह उसके लिए किसी कब्रगाह से कम नहीं थी, जहां उसकी सारी खुशियां हमेशा के लिए दफन हो गई थीं। जेंसी डॉक्टर के रूप में काम करता था। उसकी शिफ्ट अक्सर 24 घंटे की होती थी। उसकी माँ कल्याणी देवी हमेशा कहती थी कि वह अस्पताल से ही शादी कर ले, क्योंकि घर तो वह सिर्फ सोने आता था। एक दिन बारिश की शाम को उसे एक इमरजेंसी कॉल आई। बताया गया कि एक 25 साल की लड़की की हालत बहुत खराब है, शायद कोई गंभीर एलर्जी है। राहुल और उसका साथी वार्ड बॉय विक्रम तुरंत एम्बुलेंस लेकर उस पते पर पहुंचे। जब दरवाजा खुला तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, रेशमी बाल और चेहरे पर एक मासूम सी घबराहट थी। उसने एक हल्का सा सूट पहना हुआ था और वह कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी। राहुल ने अपनी मेडिकल किट खोली और सख्ती से पूछा कि आखिर परेशानी क्या है। लड़की ने दरवाजा बंद किया और अचानक रोने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि उसका नाम प्रिया है और वह एक प्राइवेट स्कूल में नई टीचर है। आज वह सुबह उठ नहीं पाई
और नौकरी जाने के डर से उसने प्रिंसिपल को अपनी गंभीर बीमारी की झूठी कहानी सुना दी। प्रिंसिपल ने हमदर्दी में खुद ही एम्बुलेंस बुला ली थी। जा सकती थी। उसने अपना बैग वापस बंद किया और वहां से जाने लगा। लेकिन प्रिया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो राहुल को असली लगे। उसने मिन्नतें की कि अगर राहुल ने कोई झूठी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी तो उसकी पहली नौकरी चली जाएगी और वह इस बड़े शहर में बेघर हो जाएगी। राहुल का दिल पसीज गया। विक्रम भी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और पहली बार अपने उसूलों से समझौता करते हुए एक हल्की सी एलर्जी की पर्ची बना दी। उसने प्रिया को आराम करने की हिदायत दी और वहां से चला गया। लेकिन वह चेहरा राहुल के दिमाग से नहीं निकला। एक हफ्ते बाद अपने छुट्टी वाले दिन राहुल उसी पते पर दोबारा पहुंच गया। प्रिया दरवाजा खोलकर हैरान रह गई। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा कि वे बस ये जानने आया था कि उसकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वह हंसी राहुल के दिल में सीधे उतर गई। उसी शाम दोनों पास के एक कैफे में कॉफी पीने गए और वहीं से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसका अंजाम राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये शादी कर ली। लेकिन राहुल की मां कल्याणी देवी इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थी। उन्हें प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चालाकी नजर आती थी। प्रिया घर का कोई काम नहीं करती थी। वह सारा दिन टीवी देखती, महंगे कपड़े खरीदती और फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती थी। जब कल्याणी देवी उसे कुछ समझाती तो वह तुरंत रोने लगती और राहुल के आते ही शिकायत कर देती। राहुल, जो अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था, हमेशा प्रिया का ही साथ देता। वह अपनी मां से कहता कि प्रिया अभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन प्रिया कुछ नहीं सीखना चाहती थी। उसे सिर्फ राहुल के पैसे और उसकी सुख सुविधाओं से प्यार था। फिर जुलाई की एक उमस भरी रात को आरोही का जन्म हुआ। राहुल खुशी से पागल हो गया था। उसने पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांटी थीं। उसे लगा था कि बच्ची के आने से शायद प्रिया के बर्ताव में बदलाव आएगा और वह एक जिम्मेदार मां बनेगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। प्रिया के लिए आरोही सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे वह किसी भी तरह अपने गले से उतारना चाहती थी। जैसे जैसे आरोही बड़ी हो रही थी, प्रिया की दूरी उससे और भी साफ दिखाई देने लगी। जब आरोही रोती तो प्रिया उसे गोद में लेने के बजाय टीवी की आवाज तेज कर देती। कल्याणी देवी ही दिन भर बच्ची को संभालती। जब राहुल रात को थका हारा अस्पताल से लौटता तो आरोही दौड़कर उसके गले लग जाती। राहुल के लिए उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। वह अक्सर आरोही को अपनी गोद में बिठाकर पुरानी कहानियां वो सुनाता। आरोही को सबसे ज्यादा मजा तब आता जब राहुल उसे बचपन की एक मशहूर कविता गाकर सुनाता था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। राहुल गाता और आरोही अपनी तोतली आवाज में उसके साथ सुर मिलाती। दोनों बाप बेटी जोर जोर से हंसते और पूरे कमरे में दौड़ लगाते। लेकिन प्रिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वह ये गाना सुनती, वह चिढ़कर दरवाजा जोर से बंद कर देती। उसे राहुल का अपनी बेटी के साथ इस तरह बच्चों जैसा व्यवहार करना अजीब और मूर्खतापूर्ण लगता था। वह अक्सर राहुल से लड़ती कि उसे कहीं बाहर छुट्टियां मनाने जाना है, लेकिन राहुल हमेशा अपनी बेटी और काम का हवाला देकर टाल देता। प्रिया की यह घुटन अंदर ही अंदर एक भयानक साजिश का रूप ले रही थी। क्योंकि उस समय आरोही सिर्फ 4 साल की थी और उसे मां की जरूरत थी। लेकिन प्रिया नहीं मानी। उसने अपना बैग पैक किया और निकल गई। राहुल ने भारी मन से उसे जाने दिया। वह दिन भर अस्पताल में काम करता और रात को आकर अपनी बेटी की देखभाल करता। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी एक दिन गोवा पुलिस का फोन आया। फोन पर जो खबर थी उसने राहुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस ने बताया कि समंदर में तेज लहरों के दौरान नहाते वक्त प्रिया डूब गई है। उसका शरीर नहीं मिला है, लेकिन उसके कपड़े और पहचान पत्र किनारे पर मिले हैं।
राहुल को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर बाहर फेंक दिया हो। वह टूट चुका था। उसने कई दिनों तक गोवा में प्रिया को खोजा, लेकिन समंदर ने जैसे उसे निगल लिया था। राहुल वापस मुंबई आ गया। उसने आरोही को यह नहीं बताया कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि मां एक बहुत लंबी यात्रा पर गई है। आरोही कभी-कभी अपनी मां को याद करके रोती, लेकिन राहुल हमेशा उसे लकड़ी की काठी वाला गाना गाकर हंसाने की कोशिश करता। बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए थे। समय बीतता गया और आरोही 5 साल की हो गई। राहुल ने अपनी बेटी को मां और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की। वह हर वीकेंड आरोही को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता, कभी चिड़ियाघर, कभी जुहू चौपाटी, तो कभी किसी मेले में। लेकिन आरोही की सबसे पसंदीदा जगह थी पावना झील। वहां की शांति और खुली हवा बच्ची को बहुत पसंद थी। झील के किनारे बैठकर राहुल मछली पकड़ने की कोशिश करता और आरोही आसपास दौड़ती रहती। आरोही के 5वें जन्मदिन पर राहुल ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। पड़ोस के कुछ बच्चे आए और उन्होंने केक काटा। रात को जब सारे मेहमान चले गए, तो आरोही ने राहुल की शर्ट का कोना पकड़कर धीरे से कहा, पापा, क्या हम कल पावना झील चल सकते हैं? मुझे वहां टेंट में सोना है। राहुल अपनी बेटी की कोई बात नहीं टाल सकता था। उसने तुरंत अगले दिन अस्पताल से छुट्टी ले ली। उसने अपनी पुरानी कार में टेंट, कुछ खाने का सामान और मछली पकड़ने का कांटा रखा। अगली सुबह दोनों बाप बेटी खुशी खुशी झील की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे काला और खौफनाक सफर बनने वाला है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे राहुल महसूस नहीं कर पाया। झील के किनारे पहुंचकर राहुल ने खुद ही टेंट लगाया। आरोही भी छोटी छोटी लकड़ियां बीनकर उसकी मदद कर रही थी। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। राहुल ने पास के एक ढाबे से खरीदी हुई ताजा मछली को आग पर भूना। दोनों ने मिलकर खाना खाया। आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था और झील का पानी सोने की तरह चमक रहा था। तभी आरोही अचानक उदास हो गई। उसने अपनी छोटी सी उंगली से पानी की तरफ इशारा किया और बोली, पापा, मुझे मम्मा की याद आ रही है। अगर वो यहां होती तो कितना मजा आता। राहुल का दिल भारी हो गया। उसने आरोही को गले लगाते हुए कहा, मम्मा दूर है बेटा, लेकिन वो हमें देख रही है। तभी आरोही ने कुछ ऐसा कहा जिसने राहुल को चौंका दिया। हम जल्दी ही मम्मा से मिलेंगे पापा, मम्मा ने मुझे खुद बताया था। राहुल ने हैरानी से पूछा, तुमने मम्मा को कब देखा? आरोही ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए मासूमियत से कहा, यह एक राज है। मम्मा ने कहा था कि किसी को मत बताना। राहुल ने सोचा कि शायद बच्ची अपने सपनों की बात कर रही है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात घिर आई थी और जंगल में कीड़ों की आवाजें गूंजने लगी थीं। ठंडी हवा के झोंके टेंट से टकरा रहे थे। रात काफी सर्द हो गई थी। राहुल ने आरोही को स्लीपिंग बैग में अच्छी तरह से लपेट दिया। बच्ची की आंखें नींद से भारी हो रही थीं। पापा, लकड़ी की काठी सुनाओ ना, आरोही ने आधी नींद में कहा। राहुल मुस्कुराया और धीमी आवाज में गाने लगा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। एक गाना गाते गाते राहुल को अचानक एक अजीब सी थकावट महसूस होने लगी। उसका सिर भारी हो रहा था और आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। उसने सोचा कि शायद दिन भर की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने आरोही के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और उसके पास ही लेट गया। लेटते ही राहुल एक ऐसे गहरे और काले अंधेरे में डूब गया जो किसी सामान्य नींद जैसा नहीं था। उसे भयानक सपने आने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसे गहरे पानी में खींच रहा है और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। यह नींद नहीं, बल्कि एक अचेत अवस्था थी। बाहर हवा का शोर बढ़ गया था और झील की लहरें किनारे से टकराकर एक डरावनी धुन पैदा कर रही थीं। लेकिन राहुल कुछ भी सुनने
या महसूस करने की स्थिति में नहीं था। जब राहुल की आंखें खुली तो टेंट के अंदर असहनीय गर्मी थी। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था। उसने झटके से अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 12 बज चुके थे। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। वही इतनी देर तक कैसे सो सकता है? उसने घबराकर अपने बगल में देखा। स्लीपिंग बैग खुला हुआ था और आरोही वहां नहीं थी। आरोही! राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफ था जो किसी भी इंसान की रूह खपा दे। वह पागलों की तरह टेंट की जिप खोलकर बाहर निकला। बाहर तेज धूप थी। झील का पानी खामोश था। राहुल चारों तरफ दौड़ने लगा। वे पागलों की तरह झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे और पानी के किनारे अपनी बच्ची को तलाशने लगा। आरोही, बेटा कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, पापा डर रहे हैं। लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल का सन्नाटा ही वापस आया। तभी उसकी नजर झील के दलदली किनारे पर पड़ी। वहां पानी में आरोही का एक छोटा सा गुलाबी सैंडल तैर रहा था। राहुल के गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वह बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। दलदल उसके पैरों को नीचे खींच रहा था, लेकिन वह पागलों की तरह पानी के अंदर हाथ पैर मारता रहा। वह कई बार पानी के अंदर गया, कीचड़ छानी, लेकिन आरोही का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। राहुल बदहवास हालत में पानी से बाहर निकला। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और वह कांप रहा था। उसने अपने फोन से कांपते हाथों से पुलिस को कॉल किया। कुछ ही घंटों में पावना झील के किनारे पुलिस की गाड़ियां, गोताखोर और चाइल्ड वेलफेयर के लोग जमा हो गए। राहुल एक पत्थर पर बैठा शून्य में घूर रहा था। गोताखोर पानी के अंदर जा रहे थे और खाली हाथ बाहर आ रहे थे। एक सख्त चेहरे वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने राहुल के पास आकर कड़क आवाज में पूछा, तुमने कल रात कितनी शराब पी थी? राहुल चौंका। शराब? मैं अपनी बेटी के साथ था। मैं शराब नहीं पीता। इंस्पेक्टर ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तभी तुम दोपहर के 12 बजे तक घोड़े बेचकर सो रहे थे। हमें सब पता है। अकेले बाप हो, बच्ची बोझ लगने लगी होगी। रात को पीकर धुत हो गए और बच्ची पानी में गिर गई। राहुल गुस्से और दर्द से चीख पड़ा, तुम पागल हो गए हो? मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं था। गोताखोरों ने रिपोर्ट दी कि झील के उस हिस्से में गहरी भंवर है। हो सकता है बच्ची का शरीर पानी के नीचे किसी पेड़ की जड़ में फंस गया हो और कभी बाहर न आए। राहुल को लगा जैसे कोई उसके दिल पर हथौड़े मार रहा हो। पुलिस ने राहुल को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। मेडिकल जांच के लिए उसका खून लिया गया। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट राहुल के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारे खून में भारी मात्रा में नशीली दवाओं, सेडेटिव्स के अंश मिले हैं। तुम खुद एक डॉक्टर हो। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि यह दवा क्या करती है। तुमने जानबूझकर यह दवा ली थी ताकि तुम सो सको और तुम्हारी बच्ची पानी में जाकर डूब जाए। राहुल यह सुनकर सन्न रह गया। मैंने कोई दवा नहीं ली, मैं कसम खाता हूं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अपनी ही बेटी की गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। जब कल्याणी देवी को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। वह पुलिस स्टेशन आई, लेकिन उन्होंने राहुल से एक शब्द नहीं कहा। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और दर्द था। राहुल रो रोकर सफाई देता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया। समाज, पुलिस और अब उसकी अपनी मां भी उसे एक कातिल मान चुकी थी। राहुल एक अंधेरी कोठरी में बैठा था, जहां उसे सिर्फ अपनी बेटी की आवाजें सुनाई देती थीं। वह हर रात उस गाने को याद करके रोता था। मुकदमा महीनों तक चला। अदालत का कमरा राहुल के लिए किसी नरक से कम नहीं था। मीडिया ने उसे एक राक्षस पिता बना दिया था। सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि पत्नी की मौत के बाद राहुल डिप्रेशन में था और गुपचुप तरीके से नशीली दवाएं लेता था। राहुल के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था।
उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में वह दवा कहां से आई। क्या किसी ने उसके खाने में कुछ मिलाया था? लेकिन कौन और क्यों? आखिरकार जज ने अपना फैसला सुना दिया। राहुल को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था, तब उसने अदालत में बैठी अपनी मां की तरफ देखा। कल्याणी देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने राहुल को देखा, अपने हाथ जोड़े और फिर भगवान की तरफ देखकर आंखें मूंद लीं। ये उनका राहुल को आखिरी बार अलविदा कहना था। वह जानती थीं कि उनका बेटा शायद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन परिस्थितियां इतनी खिलाफ थीं कि उन्होंने भी हार मान ली थी। जेल की भारी लोहे की वैन में बैठते हुए राहुल को लगा जैसे उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। वह अब एक ऐसा जिंदा लाश था जिसके सीने में धड़कन तो थी, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं। मुंबई की आर्थर रोड जेल किसी डरावने सपने जैसी थी। यहां हवा में पसीने, डर और सड़ी हुई दाल की बदबू घुली रहती थी। राहुल को एक ऐसी बैरक में डाला गया जहां शहर के सबसे खूंखार अपराधी बंद थे। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। बैरक का सरगना राघव उर्फ भैया जी था। राघव का नाम अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम था। वह हत्या और फिरौती के जुर्म में उम्र कैद काट रहा था। जब राहुल बैरक में दाखिल हुआ तो राघव के गुर्गों ने उसे घेर लिया। सुना है तू अपनी ही बच्ची को मार कर आया है, एक गुर्गे ने राहुल के पेट में जोरदार लात मारते हुए कहा। राहुल दर्द से दोहरा हो गया। उस रात राहुल को बेतहाशा पीटा गया। यह जेल का अपना न्याय था। बच्चों के कातिलों को यहां जानवरों से भी बदतर माना जाता था। राहुल ने कोई विरोध नहीं किया। उसे लगता था कि शायद वह इसी सजा के लायक है। वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा रहा। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राहुल ने बोलना लगभग छोड़ ही दिया था। उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया था जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। एक रात जेल की बैरक में राघव के लोग किसी बात का जश्न मना रहे थे। बाहर से स्मगल होकर आई कुछ खास चीजें बांटी जा रही थीं। राघव एक कोने में बैठकर चाय पी रहा था कि अचानक उसने अपनी छाती को जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। पूरी बैरक में हड़कंप मच गया। राघव के गुर्गे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। राहुल, जो अपने कोने में लेटा हुआ था, तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने भीड़ को चीरते हुए राघव के पास जाकर उसकी नब्ज टटोली। इन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया है, पीछे हटो सब, राहुल ने चिल्लाकर कहा। एक गुर्गे ने राहुल को कॉलर से पकड़ लिया। ओए डॉक्टर, अगर भाई को कुछ हुआ तो तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। राहुल ने उसे धक्का दिया और राघव की छाती पर जोर जोर से सीपीआर सीपीआर देना शुरू कर दिया। उसने लगातार कई मिनटों तक अपनी पूरी ताकत से राघव की छाती को पंप किया। उसका खुद का शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। अंततः राघव ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। कुछ ही देर में जेल के डॉक्टर भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर राहुल ने सही समय पर सीपीआर नहीं दिया होता तो राघव की मौत तय थी। अगले दिन राघव को अस्पताल से वापस बैरक में लाया गया। वह सीधे राहुल के पास गया। पूरी बैरक खामोश थी। राघव ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, तूने मेरी जान बचाई है डॉक्टर। आज से इस जेल में तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तू मेरी हिफाजत में है। उस दिन के बाद राहुल की जेल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे सबसे साफ जगह सोने को मिली और अच्छा खाना मिलने लगा। एक दिन राघव ने राहुल को अपने पास बिठाया और उसकी कहानी पूछी। राहुल ने रोते हुए अपनी बच्ची और उस रात की पूरी घटना सुना दी। राघव ने बहुत ध्यान से सुना। उसकी तेज दिमाग वाली आंखों में कुछ चमक रहा था। देख डॉक्टर, राघव ने एक बीड़ी सुलगाते हुए कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि तू फंसाया गया है और यह काम किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है। जेल में तुझे रोज पीटने का हुक्म भी बाहर से आया था। किसी ने बहुत मोटी रकम दी थी ताकि तू जेल के अंदर ही घुट घुट कर मर जाए। राहुल हैरान रह गया। लेकिन मुझे कौन मारना चाहेगा?
मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, राघव ने धुआं छोड़ते हुए कहा। दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन तू किसी के रास्ते का कांटा जरूर होगा। जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा, मैं तेरे लिए पता लगाऊंगा कि असली खेल क्या था। कि दीवारों के पीछे राहुल के 4 साल गुजर गए थे। इस दौरान उसने सिर्फ एक ही चीज महसूस की थी, गहरी उदासी। एक दिन जेलर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जेलर का चेहरा गंभीर था। राहुल, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी माँ कल्याणी देवी का कल रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये सुनकर राहुल को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले, क्योंकि उसका दर्द आंसुओं की सीमा पार कर चुका था। उसकी माँ, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, वह इस दुनिया से चली गई थी और वह आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। राहुल वापस अपनी बैरक में आया और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। राघव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। रो ले भाई, रोने से दिल का बोझ हल्का होता है। लेकिन राहुल खामोश रहा। अब इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। न पत्नी, न बेटी और न ही मां। वह पूरी तरह से अकेला हो चुका था। जेल की वे रातें उसके लिए मौत से भी लंबी और काली हो गई थीं। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राहुल की सजा पूरी हुई। जेल के भारी लोहे के दरवाजे खुले और राहुल बाहर की दुनिया में कदम रखा। धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी। 4 सालों में शहर काफी बदल गया था, लेकिन राहुल के अंदर कुछ नहीं बदला था। वह एक पुरानी और मैली शर्ट पहने हुए था। उसके पास न पैसे थे और न ही कोई मंजिल। सबसे पहले वह अपनी मां के घर गया, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। जब वह उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके फ्लैट के दरवाजे पर किसी और के नाम की नेम प्लेट लगी है। राहुल ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। एक अजनबी आदमी ने दरवाजा खोला। जी, आप कौन? उसने पूछा। राहुल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, यह मेरी मां का घर है, मैं राहुल हूं। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर से कुछ कागजात लाकर उसके चेहरे के सामने कर दिए। तुम्हारी मां ने यह घर 3 साल पहले हमें बेच दिया था। उनके वकीलों ने सारे पैसे ले लिए थे। राहुल को समझ नहीं आया, मां ने घर क्यों बेचा। बाद में पड़ोसियों से उसे पता चला कि कल्याणी देवी ने राहुल को जेल से बाहर निकालने के लिए एक महंगे वकील को भारी फीस देने के लिए घर बेच दिया था। लेकिन वह वकील एक धोखेबाज निकला जो पैसे लेकर भाग गया। इस सदमे ने ही उनकी जान ले ली थी। राहुल सड़कों पर दर-बदर भटकने लगा। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वह बस स्टैंड पर सोता और गुरुद्वारे के लंगर में खाना खाता। समाज ने उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था। जब भी वह किसी अस्पताल में नौकरी मांगने जाता, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर उसे बाहर निकाल दिया जाता। एक हत्यारे डॉक्टर से हम अपने मरीजों का इलाज नहीं करवा सकते, एक अस्पताल के डीन ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहा था। एक शाम वह मरीन ड्राइव के किनारे बैठा लहरों को देख रहा था। तभी एक चमचमाती काली एसयूवी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक आवाज आई, कैसा है डॉक्टर? राहुल ने मुड़कर देखा। वह राघव था। राघव जेल से छूट चुका था और अब वापस अपनी पुरानी दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। राघव ने राहुल की हालत देखी और उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तूने मेरी जान बचाई थी डॉक्टर, अब मेरी बारी है। राघव ने राहुल के हाथ में नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी। ये ले और इस शहर को छोड़ दे। यहां तेरे लिए सिर्फ नफरत है। कहीं दूर जा और नई जिंदगी शुरू कर। और हां, मैंने तेरे केस के बारे में कुछ पता लगाने को बोला है। जैसे ही कुछ पता चलेगा, मैं तुझे खुद ढूंढ लूंगा। राघव से मिले पैसों से राहुल ने कुछ नए कपड़े खरीदे और अपने पुराने अस्पताल पहुंचा, जहां वह कभी काम करता था। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां के लोग उसकी मजबूरी समझेंगे, लेकिन उसका पुराना बॉस उसे देखकर ही भड़क गया। तुम यहां क्यों आए हो राहुल?
तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस भले ही रद्द न हुआ हो, लेकिन कोई भी अस्पताल तुम्हें नौकरी नहीं देगा। यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। राहुल चुपचाप सिर झुकाए अस्पताल से बाहर निकल रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वह अनन्या थी। अनन्या उसी अस्पताल में हेड नर्स थी और राहुल के साथ बहुत काम कर चुकी थी। वह हमेशा से राहुल की इज्जत करती थी। डॉक्टर राहुल, रुकिए। वह भागती हुई आई। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। मुझे पता है आप बेगुनाह हैं। मैंने हमेशा आप पर यकीन किया है। अनन्या ने राहुल को एक पर्ची थमाई। मेरी मौसी डॉक्टर मीरा उत्तराखंड के एक बहुत ही पिछड़े पहाड़ी गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाती है। वहां कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। आप वहां चले जाइए। उन्हें आपकी जरूरत है और वहां कोई आपसे आपके अतीत के बारे में नहीं पूछेगा। राहुल ने वह पर्ची ली। ये उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा था। उसने अनन्या का शुक्रिया अदा किया और उसी रात हिमालय की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। कई दिनों के लंबे सफर के बाद राहुल उत्तराखंड के उस दूर दराज गांव मुनस्यारी के पास पहुंचा। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के ऊंचे पेड़ और जमा देने वाली ठंड। मुंबई की उमस से यह जगह बिल्कुल अलग थी। गांव का क्लिनिक एक पुरानी पत्थर की इमारत में था। डॉक्टर मीरा एक सख्त मिजाज लेकिन दयालु महिला थी। उन्होंने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। अनन्या ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बर्फबारी में लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो यह काम करो। और हाँ, वेतन बहुत कम मिलेगा। राहुल ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। उसे रहने के लिए एक छोटी सी लकड़ी और पत्थर की कुटिया दी गई। घर में कोई सुख सुविधा नहीं थी। खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा था और पानी कुएं से लाना पड़ता था। पहली रात राहुल को चूल्हा जलाने में ही घंटों लग गए। उसका पूरा चेहरा धुएं से काला हो गया था। लेकिन उस रात लंबे समय बाद उसे एक सुकून की नींद आई। पहाड़ों की खामोशी में एक अजीब सी शांति थी। ये जगह उसे उसके दुख भूलने का मौका दे रही थी। उसने अगले दिन से ही क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया। इससे कम नहीं था। एक रात भयानक बर्फबारी हो रही थी। हवाएं किसी भूखे भेड़िए की तरह चीख रही थीं। तभी क्लिनिक का दरवाजा जोर से बजा। एक आदमी हांफता हुआ अंदर आया। उसकी गर्भवती पत्नी गांव से दूर एक झोपड़ी में दर्द से तड़प रही थी। रास्ता पूरी तरह बर्फ से बंद था और एम्बुलेंस का वहां पहुंचना नामुमकिन था। राहुल ने तुरंत अपना मेडिकल बैग उठाया और एक ग्रामीण के साथ निकल पड़ा। बर्फ घुटनों तक गहरी थी और ठंड हड्डियों को जमा रही थी। बीच रास्ते में उन्हें गांव के सरपंच मिले, जो अपने ट्रैक्टर और स्नोचेन के साथ वहां मौजूद थे। किसी तरह ट्रैक्टर से रास्ता बनाते हुए वे उस झोपड़ी तक पहुंचे। राहुल ने लालटेन की धुंधली रोशनी और कड़कड़ाती ठंड में उस औरत की डिलीवरी करवाई। जब उस नवजात बच्चे की पहली चीख झोपड़ी में गूंजी, तो राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपनी आरोही के जन्म का दिन याद आ गया। उस रात गांव वालों ने राहुल को भगवान का दर्जा दे दिया। अगले दिन उसे ढेरों ताजी सब्जियां, ऊनी शॉल और मक्के की रोटियां भेंट में मिलीं। उसे लगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। वक्त गुजरने लगा। 3 साल बीत गए। राहुल अब पूरी तरह से एक पहाड़ी डॉक्टर बन चुका था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और चेहरे पर एक ठहराव आ गया था। इसी बीच मुंबई की भागदौड़ से थककर अनन्या भी उसी गांव में शिफ्ट हो गई। उसने राहुल के साथ क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया। अनन्या हमेशा से राहुल को पसंद करती थी। राहुल के टूटे हुए दिल को अनन्या के प्यार और परवाह ने धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर दिया। वे दोनों एक ही कुटिया में साथ रहने लगे थे। एक दिन बर्फबारी के बीच आग के पास बैठते हुए अनन्या ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? चलो शादी कर लेते हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। अनन्या, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूं, लेकिन मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा है। मेरी बेटी मेरी आत्मा थी, जो जा चुकी है। अनन्या ने नम आंखों से कहा, मैं आरोही की जगह कभी नहीं ले सकती।
और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे शरीर में एक मेडिकल दिक्कत है। हम दोनों ही अधूरे हैं। शायद इसीलिए हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनकर राहुल भावुक हो गया। उसने अनन्या को गले से लगा लिया। उन्होंने तय किया कि वे जल्द ही गांव के छोटे से मंदिर में शादी कर लेंगे। लेकिन नियति को अभी कुछ और ही मंजूर था। शादी से पहले राहुल को अपनी मां के बचे हुए कुछ कानूनी काम निपटाने और अपना पुराना बैंक अकाउंट बंद करने के लिए एक बार मुंबई जाना पड़ा। जब वह मुंबई पहुंचा तो शहर की भीड़-भाड़ उसे अब पराई लगने लगी थी। अपना काम खत्म करने के बाद उसने एक आखिरी बार पावना झील जाने का फैसला किया। वह उन यादों को हमेशा के लिए विदा करना चाहता था। वह झील के किनारे खड़ा था। आज भी हवा वैसे ही चल रही थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी गुड़िया निकाली और उसे झील के किनारे रख दिया। अलविदा मेरी बच्ची, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जब वह वापस मुंबई के मुख्य रेलवे स्टेशन पर लौटा तो वहां बहुत भीड़ थी। अचानक स्टेशन पर भगदड़ मच गई। चाकू मार दिया, चाकू मार दिया, लोग चिल्ला रहे थे। राहुल तुरंत अपनी मेडिकल किट लेकर भीड़ की तरफ भागा। जमीन पर खून से लथपथ एक आदमी पड़ा तड़प रहा था। जब राहुल ने उसका चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वह राघव था। राघव के दुश्मनों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। राहुल ने तुरंत अपने रूमाल से उसके पेट का घाव दबाया। राघव, आंखें खुली रख, एम्बुलेंस आ रही है, राहुल चिल्लाया। राघव ने भारी आंखों से राहुल को देखा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने कांपते हुए राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर, तू मिल गया, बहुत ढूंढा तुझे। राघव की सांसें उखड़ रही थीं। राघव, बातें मत कर, तेरी जान जा रही है। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने पूरी ताकत लगाकर कहा, सुन ले डॉक्टर, मैंने पता लगा लिया था। तेरी बीवी प्रिया, वो मरी नहीं है। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। क्या बकवास कर रहा है तू? राघव खांसने लगा। सच, वो जिंदा है। उसी ने उस रात तुझे नशा दिया था। अपने अमीर आशिक के साथ मिलकर उसी ने तुझे जेल भिजवाया ताकि वो मजे से रह सके। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। और मेरी बच्ची आरोही? राहुल ने पागलों की तरह पूछा। राघव की आंखें अब सफेद होने लगी थीं। वो बच्ची, पता नहीं। और इसके साथ ही राघव का शरीर शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। राहुल स्टेशन के फर्श पर खून से सने हाथों के साथ बैठा रहा। उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका सा हुआ था। 7 साल का विश्वास, 7 साल का मातम, सब कुछ एक झटके में झूठ साबित हो गया था। प्रिया जिंदा थी। उसी ने उसे फंसाया था। राहुल के अंदर एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था। राघव की पत्नी से विनती की कि वह बताए राघव को यह जानकारी कहां से मिली थी। राघव की पत्नी ने उसे अंडरवर्ल्ड के एक पुराने खबरी का पता दिया। राहुल उस खबरी से मिला। खबरी ने कुछ पैसे लेकर सच्चाई उगल दी। तेरी बीवी उस रात एक बड़े बिल्डर के साथ भाग गई थी। उन्होंने फेक आईडी बनाई और तेरी बीवी को मरा हुआ साबित कर दिया। लेकिन वो बिल्डर कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद तेरी बीवी की हालत खराब हो गई। अब वो जुहू के पास एक मंदिर के बाहर भीख मांगती है। उसका दिमाग भी अब थोड़ा खिसक चुका है। राहुल बिना एक पल गंवाए उस मंदिर की तरफ निकल पड़ा। बारिश तेज होने लगी थी। मंदिर की सीढ़ियों के पास भिखारियों की लाइन लगी थी। राहुल एक एक चेहरा ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे थे और वह आने जाने वालों के सामने हाथ फैला रही थी। वह प्रिया थी, एक जमाने की खूबसूरत और घमंडी प्रिया, आज सड़क की धूल चाट रही थी। राहुल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रिया ने ऊपर देखा और राहुल को पहचानते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतना गुस्सा था कि प्रिया दर्द से कराह उठी। कहाँ है मेरी बेटी? राहुल की आवाज किसी भूखे शेर जैसी थी। प्रिया रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। राहुल उसे घसीटकर एक सुनसान गली में ले गया। डर के मारे प्रिया ने सब कुछ सच उगल दिया।
मुझे माफ कर दो राहुल। मैं उस अमीर आदमी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो आरोही को नहीं अपनाना चाहता था। उस रात हमने तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां मिला दी। हम आरोही को उठाकर ले गए और तुम्हारे खिलाफ सबूत गढ़ दिए। लेकिन तुमने मेरी बेटी को कहां रखा? राहुल ने चीखते हुए पूछा। प्रिया सुबकते हुए बोली, हम उसे दिल्ली ले गए थे, लेकिन वो आदमी रोज उस बच्ची की वजह से मुझसे लड़ता था। एक दिन एक दिन मैंने आरोही को एक रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया और भाग आई। मुझे नहीं पता वो अब कहां है। राहुल को लगा कि वह अभी प्रिया का गला घोंट देगा। एक मां इतनी दरिंदगी कैसे कर सकती है? लेकिन राहुल ने खुद को रोक लिया। तेरी सजा मैं नहीं, तेरी ये जिंदगी है। राहुल ने घृणा से उसे धक्का दिया और वहां से भाग निकला। अब उसके पास एक ही मकसद था, अपनी आरोही को ढूंढना। राहुल ने दिल्ली के उस रेलवे स्टेशन और आसपास के सभी अनाथालयों की खाक छाननी शुरू कर दी। उसने पुलिस की मदद ली, बाल कल्याण समितियों के चक्कर काटे। महीनों बीत गए। राहुल की जमा पूंजी खत्म हो रही थी। एक दिन उसे पता चला कि कुछ साल पहले दिल्ली के एक अनाथालय को बंद करके बच्चों को अलग अलग राज्यों में शिफ्ट किया गया था। बच्चों की उस लिस्ट में एक बच्ची थी जिसका नाम मुनिया रखा गया था, क्योंकि वह अपना असली नाम भूल चुकी थी। वह बच्ची अब इत्तेफाक से उत्तराखंड के उसी जिले के एक अनाथालय में थी जहां राहुल अब काम करता था। नियति उसे वापस वहीं ले आई थी। राहुल बिना रुके वापस उत्तराखंड पहुंचा। वह सीधा उस अनाथालय में गया। वहां मरम्मत का काम चल रहा था। अनाथालय की वार्डन ने उसे बताया कि ज्यादातर बच्चे समर कैंप में गए हैं, बस एक बच्ची यहां है जिसे हल्का बुखार था। राहुल निराश होकर बाहर प्रांगण में आकर बैठ गया। तभी मरम्मत कर रहे मजदूरों के पास बैठी एक 12 साल की बच्ची जो मिट्टी से खेल रही थी, गुनगुनाने लगी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। राहुल के दिल की धड़कन रुक गई।